Good evening, dear students. Let us discuss about measurement of resistance by loss of charge method. आज ये डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ चार्ज मेथड। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये रेजिस्टेंस को मेजर करने की एक विधि होती है। हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने में हम ये विधि यूज़ करते हैं जनरली। दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो इसके बारे में बात करने के पहले आप जान लीजिए कि रेजिस्टेंस को किस तरह से विभाजित किया जाता है, किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि मेज़रमेंट की कौन सी विधि हम लगाएंगे, कौन सी विधि मेज़रमेंट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, कौन सी विधि से ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस का मान कितना है। तो बहुत सी विधियां आपने पहले भी सीखा है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, मेगर, और साथ ही साथ आपने डिस्कस किया था डबल ब्रिज, केल्विन्स डबल ब्रिज, और भी विधियां हैं, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लॉस ऑफ चार्ज मेथड एक विधि है जो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने में हम लोग यूज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस जान लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मात्रा, मान, उनके आधार पे प्रतिरोध जो है उनको तीन प्रकार से हम विभाजित करते हैं, तीन श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहला जो है, अगर प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम होता है, इफ इट इज लेस देन 1 ओम, देन इट इज कंसीडर्ड लो रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस। अल्प मान के प्रतिरोध होते हैं। लो रेजिस्टेंस कब कहलाएगा? जब प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम होगा, तो उसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस। इसको नापने की विधि जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एरर अगर थोड़ा सा भी होगा तो मेजरमेंट में बहुत गंभीर एरर आएगी, सीरियस एरर आएगी। तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर भी होगा तो 1 ओम के रेजिस्टेंस में, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बहुत हैवी एरर होगा। इसलिए यहाँ बहुत एक्यूरेट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे आपने सीखा है। केल्विन्स डबल ब्रिज हमने डिस्कस किया है। दूसरा होता है मीडियम रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का मान 1 ओम से 100 ओम के बीच होता है, 1 ओम से 100 किलो ओम होता है, 100 किलो ओम, ओम नहीं बल्कि 100 किलो ओम, 1 से 100 किलो ओम के बीच, 1 ओम टू 100 के, 100 किलो ओम, 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में अगर रेजिस्टेंस का मान होता है तो हम उसको कहते हैं मध्यम मान के रेजिस्टेंस, मध्यम मान के प्रतिरोध, या मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं। 1 टू 100, 100 से कम रहना चाहिए, क्योंकि 1 ओम से कम तो लो में आता है, 1 या 1 से अधिक जो है मीडियम में आता है। 100 से कम होता है तो 1 से 100, यानी 100 लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, इसमें आएगा तो उसको कहेंगे मीडियम रेजिस्टेंस। इसको मेजरमेंट करने की भी बहुत सी विधियां हैं। अगर रेजिस्टेंस का मान 100 ओम से अधिक है, 100 ओम नहीं बल्कि किलो ओम, बार बार ये हम ओम रिपीट कर रहे हैं, ये ओम नहीं है, किलो ओम है, ध्यान रहे। 100 किलो ओम से अधिक है तो ऐसा रेजिस्टेंस कहलाता है हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का मान 100 किलो ओम से अधिक, या इसको कह सकते हैं 0.1 मेगा ओम से अधिक है, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने की विधियां भी अलग होती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस का मान मेगा ओम में होता है या किलो ओम में होता है, कई किलो ओम में होता है। तो यहाँ 10-20 ओम को, 50 ओम को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इस मेथड में 10-20-50 ओम का वेरिएशन आना ही आना है, क्योंकि ये मेथड जो है मेजरमेंट जो करते हैं हाई रेजिस्टेंस, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की हम ध्यान नहीं रखते हैं। हेयर एक्यूरेसी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हेयर एक्यूरेसी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, हेयर एक्यूरेसी इज मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत एरर आप टॉलरेट कर सकते हैं।
तो क्योंकि रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि 1 ओम से कम है तो लो रेजिस्टेंस, 1 ओम से अधिक और 100 किलो ओम से कम तो उसको कहते हैं मध्यम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, और 100 किलो ओम या उससे अधिक है तो उसको कहते हैं हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। तो हाई रेजिस्टेंस का मान मेजर करने की एक विधि हमने आपको बताया था मेगर। एक विधि और है, और भी विधियां हैं, लेकिन ये एक विधि है जो बहुत पॉपुलर है। ये विधि है लॉस ऑफ चार्ज मेथड। लॉस ऑफ चार्ज मेथड, इस मेथड से हम हाई रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान जो है ज्ञात करते हैं, मीजर करते हैं। तो ये कैसे मीजर करते हैं, इसकी सर्किट देख लीजिए। लॉस ऑफ चार्ज मेथड इज़ वेरी वेरी सिंपल। बहुत सिंपल होता है ये विधि, और बहुत सिंपल तरीके से इसको आप मीजर कर सकते हैं, आसानी से मीजर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें उपकरण इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल क्या ज़रूरत पड़ेगी, अज्ञात रेजिस्टेंस जिसका मान निकालना है, वो तो आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी। एक वोल्ट मीटर ले लीजिए इस तरह का, एक कैपेसिटर ले लीजिए इस तरह का, और एक टाइमर ले लीजिए, क्लॉक टाइमर। टाइमर से हम समय नापेंगे, समय क्योंकि यहाँ मेजरमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए टाइमर लिया गया है। कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जनरली यूज करते हैं। इसको हम चार्ज करेंगे, ये कैपेसिटर को ये चार्ज करेंगे, और एक ज्ञात वोल्टेज के सोर्स से, बैटरी डीसी बैटरी होगी उससे, यहाँ एक बैटरी की भी आवश्यकता है, सोर्स। और एक वोल्ट मीटर लेंगे, जनरली ये वोल्ट मीटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का लेते हैं, लेकिन ये डीसी वोल्ट मीटर होना चाहिए। एसी डीसी कोई भी हो, लेकिन यहाँ डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो मूविंग कॉइल भी मेजर कर सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि इसका रेजिस्टेंस जो है कॉइल का बहुत हाई होनी चाहिए, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ऐसा ना होने पर क्या होगा कि मेज़रमेंट जो है उसमें एरर ज़्यादा आएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा तो मेज़रमेंट में एरर ज़्यादा आएगी। तो देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड का मतलब होता है चार्ज करेंगे पहले कैपेसिटर को ज्ञात सोर्स के बैटरी से, नॉन वोल्टेज सोर्स है उससे, और इस चार्ज को लॉस किया जाएगा। लॉस करना मतलब खोना, खोएगा ये कैपेसिटर चार्ज को, तो उसी को कहते हैं लॉस ऑफ चार्ज। ये खोएगा किसके माध्यम से, अननोन रेजिस्टेंस के माध्यम से खोएगा, इसी में डिस्चार्ज होगा, इसी में इसका जो भी चार्ज होगा इसी के माध्यम से डिस्चार्ज होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो क्या करते हैं इस मेथड में, देखिए इसका प्रोसीजर क्या है कि ये एक बैटरी है, इस डीसी बैटरी से सर्किट को इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ एक स्विच लगा दिया गया है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगाया गया है, ये अज्ञात रेजिस्टेंस है जिसका मान है सपोज आर। इसका मान हमको निकालना है, इसका मान हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में, इसके समांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का कैपेसिटर। ये कैपेसिटर लगा दिया गया है यहाँ पे पैरेलल में, और इसका वोल्टेज जो है कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। ये वोल्ट मीटर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को नापेगा। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है V। तो ये है सर्किट, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत आसान विधि होती है। अब क्या करेंगे, ये कनेक्शन करने के बाद में हम इसको स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे ही स्विच को ऑन कर देंगे सप्लाई वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होगा, कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा ये आपको पता है, अप्लाइड वोल्टेज तक चार्ज होगा, V वोल्टेज तक चार्ज होगा कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर जितना वोल्टेज उसके क्रॉस अप्लाई होता है उतना वोल्टेज तक ये चार्ज हो जाता है। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, फाइनली V वोल्ट हो जाएगा। तो चार्जिंग के समय वोल्टेज जो है बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ता है ये आपको पता है, V इक्वल टू
कैपिटल वी 1 - e⁻⁻t/RC, ये फार्मूला होता है चार्जिंग के समय। कैपेसिटर के प्लेटों पे जो वोल्टेज बिल्डअप होता है उसका मान इस प्रकार से बढ़ता है। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व। एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व है ये। इस तरह से वोल्टेज का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? स्मॉल वी। स्मॉल वी का मतलब चार्ज होते समय किसी समय वोल्टेज है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलते हैं इसको। ये चार्ज होते समय किसी समय वोल्टेज है, इसका मान फाइनली जब चार्ज हो जाएगा तो इसका मान वी का मान कितना हो जाएगा? फाइनली वी का मान फाइनली हो जाएगा कैपिटल वी। कैपिटल वी तक ये चार्ज होगा, लेकिन चार्ज होते समय किस तरह से इसका मान बढ़ेगा? इस तरह से बढ़ेगा। कैपिटल वी क्या है? हमने बताया कि ये जो बैटरी जिससे हम चार्ज कर रहे हैं उसका वोल्टेज है। ये बैटरी होगा उससे जिससे हम चार्ज कर रहे हैं उसका वोल्टेज है। और स्मॉल वी जो है यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है इसका मान फाइनली कैपिटल वी के बराबर ही पहुंचेगा चार्ज होने के बाद। तो ये है कैपिटल वी। 1 आप क्या है आप जानते हैं, -e⁻⁻। ये t क्या है? टाइम है चार्जिंग के समय, किसी समय। r क्या है? ये रजिस्टेंस है। और c क्या है? c है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू। ये कैपेसिटर जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उसका कैपेसिटेंस वैल्यू है। तो ये चार्जिंग के समय कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इस तरह से बढ़ता है और फाइनली कितना वोल्टेज तक चार्ज होगा? वी तक, ये आपको मालूम है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है फाइनली कितना वोल्टेज तक? ये कैपेसिटर फाइनली चार्ज हो गया है। अगर बैटरी का ये सिरा धन है जिससे हमने इसको कनेक्ट किया है, ये वी है सप्लाई वोल्टेज का मान। स्विच को क्लोज कर दिया है तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा फाइनली वी वोल्टेज तक। ये चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? स्विच को ओपन कर देंगे। स्विच को ओपन कर देंगे तो ये जो बैटरी वोल्टेज सोर्स है ये हट जाएगा सप्लाई सिस्टम से, लेकिन ये कैपेसिटर जो है चार्ज हो चुका है वी वोल्टेज तक। कैपिटल वी वोल्टेज तक चार्ज हो चुका है। ये वी क्या है? सोर्स वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज है। यहाँ तक चार्ज हो चुका है। अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट किधर को बहेगी? चार्जिंग के समय जो करंट बह रही थी कैपेसिटर में इधर को बह रही थी, ऐसे। जब चार्ज हो रहा था कैपेसिटर तो चार्ज बिल्डअप हो रहा था तो इस तरह से करंट बह रही थी। अब डिस्चार्ज जब होगा कैपेसिटर तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इस पे कैपेसिटर पे इसके थ्रू जो करंट जाएगी इधर से इस बार ऐसे डिस्चार्ज होगा। इधर से नहीं जा सकती करंट इधर से, क्योंकि स्विच ओपन कर देंगे हम। दिस स्विच इज ओपन। इस स्विच को ओपन कर देंगे, इसको ओपन करेंगे तो इधर से करंट नहीं जा सकेगी। इधर से करंट भी नहीं जानी चाहिए। IV = 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वोल्ट मीटर के माध्यम से डिस्चार्ज होगा तो जो हम फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि ये जो वोल्ट मीटर यूज करेंगे यहाँ पे मीजर करने के लिए, इसका रजिस्टेंस जो है बहुत हाई होना चाहिए, वेरी हाई रजिस्टेंस। इतना ज़्यादा रजिस्टेंस हो कि इधर से ये डिस्चार्ज ना हो सके, इधर से कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो सके, यानी IV का मान 0 हो। अगर नहीं भी 0 है तो इट शुड बी वेरी क्लोज टू 0। इट शुड बी वेरी क्लोज टू 0। इधर से करंट ना आए क्योंकि कैपेसिटर को हम इधर से डिस्चार्ज नहीं करना चाहते हैं। इसका तो काम है वोल्टेज नापना और इसका काम नहीं है कि ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करे। तो कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करना चाहते हैं किससे? अज्ञात रजिस्टेंस के माध्यम से। ये क्या है? R जो है ये है अननोन रजिस्टेंस। दिस इज अननोन रजिस्टेंस। इसी से हम डिस्चार्ज करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि बहुत हाई वोल्टेज वोल्टमीटर जो है, बहुत हाई रजिस्टेंस वैल्यू का वोल्टमीटर यहाँ हम यूज़ करेंगे, जिससे कि इधर से कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो या बहुत कम करंट इधर से जाए, लीकेज करंट।
तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इस रेजिस्टेंस के माध्यम से, अननोन रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज होगा जब इधर से, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से बहेंगे और इधर जाके धन आवेश को खर्च करेंगे। यहाँ धन आवेश खर्च होगा, यहाँ से ऋण आवेश खर्च होगा। अगला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से जाएगा, इधर से होते हुए, इधर से इस रेजिस्टेंस से होते हुए इधर से जाएगा और यहाँ जा करके एक प्लस चार्ज को ख़त्म करेगा। इस तरह से होते होते क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके चले जाएंगे, धनावेश को नष्ट करते जाएंगे और ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, या कह सकते हैं कि लॉस ऑफ चार्ज होगा, लॉस ऑफ चार्ज, चार्ज का लॉस होगा, चार्ज की हानि होगी। और फाइनली कैपेसिटर कितना वोल्टेज तक डिस्चार्ज होगा, ये V का मान फाइनली हो जाएगा 0। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर को हो रहा है, इधर को हो रहा है। तो इस सर्किट में डिस्चार्जिंग के समय करंट का क्या प्रवाह होगा, करंट के प्रवाह की दिशा क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो करंट की डायरेक्शन जो होगी डिस्चार्जिंग के समय वो ये होगी, इधर से जाएगी करंट, इधर से ये करंट इस रेजिस्टेंस से होते हुए इधर से जाएगी। इस तरह से करंट का प्रवाह होगा डिस्चार्जिंग के समय। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसके उल्टा होगा, करंट का प्रवाह ये इस दिशा में हो रहा है। तो चार्ज धीरे धीरे खत्म होंगे कैपेसिटर की प्लेटों पर, और ख़त्म कौन करेगा, अज्ञात रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। कितना समय में ख़त्म करेगा, ये इसके रेजिस्टेंस के मान पे डिपेंड करेगा। तो हम यही क्वालिटी यूज करने वाले हैं इसके रेजिस्टेंस को, मान को निकालने के लिए। तो डिस्चार्जिंग के समय कैपेसिटर के टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है उसका इक्वेशन आपको मालूम ही होगा कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, इसमें जो वोल्टेज होता है इसकी प्लेटों के अक्रॉस, वो वोल्टेज कितना होता है ये आपको मालूम होगा। ये स्विच हमने ओपन कर दिया है। तो डिस्चार्जिंग के समय जो वोल्टेज होता है आप जानते हैं, वो होता है B इक्वल टू कैपिटल V e⁻t/RC, ये होता है। ये आपको फार्मूला मालूम होगा। ये क्या है, डिस्चार्जिंग के समय वोल्टेज है। तो वोल्टेज का मान प्रारंभ में कितना है, जब स्विच हमने ओपन किया उस टाइम पे कितना है, t इक्वल टू 0 पे कितना है, t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज का मान है, यहाँ जो वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज उस समय कितना है, कैपिटल V है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमने बताया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। कैपेसिटर की प्लेटों के क्रॉस जो वोल्टेज है किसी समय उसका मान है लेफ्ट हैंड साइड में। V क्या है, ये फाइनल वोल्टेज है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज है इसके प्लेटों के बीच में जो फुल्ली चार्ज होने पे हुआ था। तो ये t इक्वल टू 0 पे इसका मान कितना है, कैपिटल V है। अब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, और फाइनली डिस्चार्ज होकर के V का मान कितना हो जाएगा, अब V का मान हो जाएगा 0। शुरुआत में V का मान कितना है, शुरुआत में V का मान है कैपिटल V, यानी t इक्वल टू 0 पे V का मान है कैपिटल V, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे V का मान कितना होगा, 0। तो ये डिस्चार्ज होगा इधर से। तो ये डिस्चार्ज कितने समय में होगा वही हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो रेजिस्टेंस का मान हमको मिल जाएगा, अज्ञात रेजिस्टेंस। ये कर्व देखिए ड्रा किया गया है। एक टाइम कांस्टेंट में आपको मालूम है कि RC का जो गुणनफल होता है इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाउ। एक टाइम कांस्टेंट जो है टाउ इक्वल टू RC। ये कैपेसिटर यहाँ तक डिस्चार्ज हो जाता है, 2 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर यहाँ तक डिस्चार्ज हो जाता है, 3 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर इतना डिस्चार्ज हो जाता है, 4 टाइम कांस्टेंट में लगभग पूरा डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। तो ये डिस्चार्ज होने का जो है इसका ग्राफ है, कर्व है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ से t का मान आप निकाल सकते हैं, टाइमर लगा देंगे। कैसे, हम अब क्या करेंगे, देखिए डिस्चार्जिंग के समय जैसे ही स्विच को हम ओपन करेंगे उसी समय टाइमर जो है स्टार्ट कर देंगे। टाइमर स्टार्ट कर दिया और स्विच ओपन करते ही टाइमर को स्टार्ट कर दिया, और हम टाइम नोट करते रहेंगे। और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज धीरे धीरे घट रहा है।
तो वोल्ट मीटर की रीडिंग लेते रहेंगे। तो मान लीजिए पहले वोल्ट मीटर की यहाँ पॉइंटर यहाँ था, t इक्वल टू 0 पे वोल्ट मीटर का पॉइंटर कहाँ था, फुल वोल्टेज पे था, V पे था। अब जैसे ही हमने टाइमर पे स्विच को ओपन किया, t इक्वल टू 0 पे स्विच को ओपन किया और टाइमर को ऑन कर दिया, तो किसी समय t पर, t 9 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, कुछ सेकंड होगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस का अगर प्रतिरोध है तो। अगर लो रेजिस्टेंस है तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा ये नापने का, इसीलिए इस मेथड को स्मॉल रेजिस्टेंस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस पे अप्लाई करेंगे तो ये इतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर की, जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तुरंत वोल्टेज जो है फॉल करेगा, तुरंत रुकेगा ही नहीं कहीं पे, इतना तेज गिरेगा कि आपके पास समय नहीं होगा कि आप नाप सकें। इसीलिए इस मेथड का यूज हाई रेजिस्टेंस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस में ये टाइम लगेगा इसमें डिस्चार्ज होने में, इसलिए इट टेक्स सर्टेन टाइम, काफ़ी समय लगता है, इसलिए आपके पास समय रहेगा रीडिंग लेने का, इसीलिए इसको हाई रेजिस्टेंस पे हम लगाते हैं इस मेथड को। तो ये देखिए, जैसे ही स्विच को हमने ओपन किया, क्या करेंगे, टाइमर ऑन कर देंगे, किसी समय टी में देख लेंगे, मान लीजिए घट रहा है, धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटेगा, किसी समय टी पे मान लीजिए इसका वोल्टेज है स्मॉल वी, किसी समय टी पे इसका वोल्टेज है स्मॉल वी, फाइनल स्मॉल वी का मान हम नोट कर लेंगे। स्मॉल वी का मान लीजिए, कैपिटल वी का मान लीजिए 10 वोल्ट था, स्मॉल वी का मान और ले लीजिए 100 वोल्ट मान लीजिए, स्मॉल वी का मान लीजिए 40 वोल्ट है। तो हम ये 40 वोल्ट जब था उस समय का टाइम नोट कर लेंगे। तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। तो स्मॉल वी इक्वल टू कैपिटल वी e की पावर माइनस टी अपान आर सी, ये है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैपेसिटेंस का मान भी हमको मालूम होगा। तो इनमें सभी चीज़ हमको मालूम है, केवल आर का मान नहीं मालूम है। क्या मालूम है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मालूम है, कितना वोल्टेज तक चार्ज किया था हमने वो भी मालूम है, समय भी हम नाप रहे हैं टाइमर लगा के, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू भी मालूम है हमको क्योंकि लिखा होगा इसके ऊपर, ये सभी मालूम है, केवल रेजिस्टेंस नहीं मालूम है जिससे डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर टी अपान आर सी इक्वल टू ई की पावर टी अपान आर सी इक्वल टू कैपिटल वी अपान स्मॉल वी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी अपान आर सी इक्वल टू लॉग कैपिटल वी अपान स्मॉल वी बेस ई। सो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आर निकाल लीजिए, आर इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए, आर इक्वल टू टी अपान सी लॉग कैपिटल वी अपान स्मॉल वी बेस ई। इस तरह से आपने आर का मान निकाल लिया, इस तरह से फार्मूला निकल गया। तो क्या फार्मूला हमने निकाला, हमने फार्मूला अभी निकाला था कैपिटल वी अपान वी इक्वल टू ई की पावर टी अपान आर सी। तो इसको लिखा था लॉग कैपिटल वी अपान स्मॉल वी बेस ई इक्वल टू टी अपान आर सी। सो आर इक्वल टू टी अपान टी अपान सी लॉग वी बेसी। इस तरह से आर का मान निकल जाएगा, नॉन रेजिस्टेंस का मान निकल जाएगा। तो ये है लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो ये चार्ज किया पहले कैपेसिटर को अननोन वोल्टेज से, अननोन वोल्टेज का मान मालूम है, कैपिटल वी का मान मालूम है, उसके बाद उसको स्विच ऑफ करेंगे सोर्स को और इस कैपेसिटर को इससे डिस्चार्ज करेंगे।
कितने समय में ये कितना डिस्चार्ज हुआ वो मेजर कर लेंगे टाइमर से, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर लेंगे, स्मॉल भी मिल जाएगा, सी का मान यहाँ लिखा होगा वो भी मिल जाएगा। सारे वैल्यूज रख दीजिए, टाइमर से टी जो है नोट करके रख दिया, कैपेसिटेंस वैल्यू सी यहाँ रख दिया, कैपिटल वी का मान यहाँ लिखा रहेगा बैटरी पे वो रख दीजिए, स्मॉल भी यहाँ वोल्ट मीटर जो है उससे मिल जाएगा। इस तरह सारे वैल्यूज रख करके हम अननोन रजिस्टेंस का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये रजिस्टेंस जो है हाई वैल्यू का होना चाहिए, इट शुड बी हाई रेजिस्टेंस। ये हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? पहला कारण ये है कि अगर लो रेजिस्टेंस रहेगा तो ये इतना कम समय में डिस्चार्ज होगा, हमने अभी बताया। ये बहुत फास्ट मूवमेंट होगा वोल्ट मीटर का, बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज होगा। ऐसे आपके पास समय नहीं रहेगा कि टाइमर से आप नोट कर पाएंगे वोल्टेज कि कितने समय में कितना फॉल हुआ वोल्टेज का, कितना लॉस हुआ चार्ज का। इसलिए हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक रीजन तो ये है। दूसरा, दिस मेथड इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। ये इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज इधर से हो जाता है वोल्ट मीटर से, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है कुछ इधर से। तो जो आप चाह रहे हैं, ये जो फार्मूला हमने ये जो निकाला है ये तभी वैलिड है जब ये कैपेसिटर इधर से डिस्चार्ज हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर कॉइल होती है, उसका रेजिस्टेंस कितना भी होगा इनफाइनाइट नहीं होगा, तो कुछ इधर से भी डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। तो ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो वैल्यू एकदम एक्यूरेट नहीं है। इसलिए अगर कम रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम 2 ओम 10 ओम तो यहाँ पे एरर काफ़ी आती है, तो वो एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो कि टॉलरेट नहीं कर सकते आप। स्मॉल रेजिस्टेंस में वो एरर आप टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये मेगा ओम में है, मान लीजिए 100 मेगा ओम है और मेजरमेंट में एरर आ गई मान लीजिए 1 मेगा ओम की, तो कितना एरर आई? 1% एरर आई। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस जो है होता 100 ओम और मेजरमेंट में एरर 1 मेगा ओम आती तो कितना परसेंट एरर होती? आप जोड़ लीजिए, कई 100%। तो इसलिए स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ इस मेथड को यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स एक तो आएगी कि आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, आप रीडिंग नहीं ले पाएंगे। दूसरी ये कि एरर बहुत ज़्यादा आएगी जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस के सापेक्ष में बहुत अधिक होगी और उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत हैवी रेजिस्टेंस होगा तो आप थोड़ा एरर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। किलो ओम की एरर हो अगर है, मान लीजिए एरर है 100 किलो ओम, तो आप उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर एरर है 1 मेगा ओम है तो भी आप मान सकते हैं कि 1% एरर है, बहुत ज़्यादा नहीं है 100 मेगा ओम के सापेक्ष में। तो ये इसलिए इस मेथड को हाई रेजिस्टेंस पे ही यूज करते हैं, वहाँ ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है बिकॉज एक्यूरेसी इज़ लेस इन दिस मेथड कंपेरिजन टू केल्विन्स डबल ब्रिज और एनी अदर मेथड। तो ये इसीलिए स्मॉल रेजिस्टेंस पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये मेथड आपने सीख लिया, इस तरह से आप लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज़ करते हैं हाई रेजिस्टेंस को नापने में। ये सब आप क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगी लगाने की ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।